आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या भारत चाइना को दुखी करेगा, गुस्से में लाएगा? थोड़ा हम इतिहास देखेंगे दोस्तों, और उसके बाद हम देखेंगे कि इंडिया कैसे इसको लेवरेज कर सकता है। बात करेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। और पाकिस्तान चाइना का नेक्सस आपको पता ही है, वो विजिबल है। जिस तरीके से पाकिस्तान बदतमीजियां कर रहा है वो आपको पता है, टोटली विजिबल, कि ये चाइना वेपन्स पाकिस्तान को डिस्काउंट पे दे रहा है। ठीक है, फ्री में दे रहा है, आप ये कह सकते हो। ये भी साफ हो गया कि ऑपरेशन सिंदूर में जब भारत ने हमला किया तो चाइना के डिफेंस एक्सपर्ट्स, इंजीनियर्स बैठे थे पाकिस्तान के बगल में। वहाँ के जो चला रहे थे ना, इनकी मिसाइल होगी और सब कुछ, उनके बगल में बैठे थे कैसे ऑपरेट करना है। और अब खबर ये आ रही है कि चाइना जो है वो पाकिस्तान को सस्ते में वेपन्स बेच रहा है। अब मेरी बात समझिए, भारत, पहले एक काम करते हैं, आप बात समझने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। ताइवान भारत का बहुत अच्छा दोस्त रहा है। चाइना ताइवान का इशू क्या है, मैं बस 1 मिनट लूंगा, समझा देता हूँ। ताइवान जो है वो चाइना का हिस्टोरिकली पार्ट रहा है। 1911 में सिनाई रेवोल्यूशन आया। सन यात सेन हीरो की तरह आते हैं और चिंग डायनेस्टी को खत्म कर देते हैं। एक रेवोल्यूशन आता है, एक डेमोक्रेटिक, एक सोशलिस्टिक गवर्नमेंट बनाने की मांग होती है। सन यात सेन का देहांत होता है। उसके बाद आता है चियांग काइशेक। चियांग काइशेक आते हैं अपनी पार्टी कुओमिंटांग लेके। अब 1921 के दौरान कम्युनिस्ट पार्टी भी बन जाती है रशियन रेवोल्यूशन के बाद। इन दोनों में क्लैश होता है, चियांग काइशेक और कम्युनिस्ट पार्टी, और कम्युनिस्ट बहुत कमजोर होते हैं। 1939 में, जब 1937 टू बी प्रिसाइज, रेप्स ऑफ नैनकिंग, जब जापान इन्वेड करता है चाइना को, तो कुओमिंटांग और कम्युनिस्ट साथ में आ जाते हैं। अभी तक ये चियांग काइशेक जो है ना, माओ जेडोंग को भगा भगा के मार रहे थे, कम्युनिस्ट पार्टी को बहुत बुरी तरीके से। लॉन्ग मार्च, आज चाइना के जितने भी मिसाइल, उनका नाम लॉन्ग मार्च क्यों होता है? क्योंकि ये बचते बचाते जियांगजी की पहाड़ियों पे, एकदम नॉर्दर्न पे गए थे ये, वरना ये सब मार देते कम्युनिस्टों को। फिर उसके बाद 1945 में, 1945 में जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होता है, और वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ये दोनों, कुओमिंटांग पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी, दोनों साथ में लड़ते हैं। लेकिन उसके बाद चाइना किसका, तो एक सिविल वॉर हो जाता है 4 साल तक, और सोवियत की मदद से, किसी ने सोचा नहीं होता है, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी जीत जाती है। अब जब कम्युनिस्ट पार्टी जीत जाती है तो चियांग काइशेक भाग जाते हैं ताइवान, और अभी तक उनकी सरकार वहीं से चल रही। खैर, चियांग काइशेक का तो देहांत हो गया था 1970s के दौरान, लेकिन कुओमिंटांग पार्टी जो है वो वहाँ से चल रही थी, और वहाँ पे भी हालत बहुत ख़राब थी। 1970-71 तक तो डिक्टेटरशिप थी, फिर ताइवान में इलेक्शंस होते हैं और डेमोक्रेसी आती है। तो चाइना कहता है कि ताइवान हमारा है, वन चाइना पॉलिसी के तहत। लेकिन दोस्तों इतना आसान है नहीं, क्योंकि अब ताइवान एक बहुत ही शानदार देश बन चुका है। हालांकि उसको पूरी दुनिया रिकॉग्नाइज नहीं करती है, लेकिन सॉलिड स्टेट में ताइवान जो है वो लीड करता है। इनफैक्ट भारत के कितने सारे स्टूडेंट ताइवान में जाके पीएचडी कर रहे हैं। मेरे कॉलेज से कितने ही मेरे दोस्त हैं, मेरे जानने वाले, मेरे सीनियर्स थे जो इस समय ताइवान में हैं, वो वहाँ पे पीएचडी कर रहे हैं। आप विश्वास करेंगे, बैटरी को ताइवान कंट्रोल करता है। छोटा सा पिद्दी सा आइलैंड है, बहुत, दिल्ली के बराबर, लेकिन आप, दिल्ली से भी थोड़ा छोटा ही होगा, लेकिन आप ये मान के चलिए कि सब कंट्रोल कर रहा है पूरी दुनिया को, और येट उसको कोई रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है। ना करे, लेकिन अमेरिका, क्योंकि ताइवान भाई कैपिटलिस्ट नेशन, अमेरिका की बात मत। अच्छा, चाइना को ये बात फूटी आंख नहीं सुहाती। तो चाइना जो है वो ताइवान से बहुत डरता है। ठीक है, और चाइना कहता है आज नहीं तो कल हम ताइवान को ले लेंगे। लेकिन अभी इतना आसान नहीं है, क्योंकि ताइवान के साथ पूरा वेस्ट खड़ा है, पूरा वेस्ट खड़ा है। नेटो का मेंबर नहीं है, लेकिन अमेरिका ने साफ साफ बोला है कि अगर ताइवान पे हमला हुआ हम आएंगे। अच्छा, इंडिया ने अभी तक ताइवान को रिकॉग्नाइज नहीं किया है। अब ये हुई ताइवान चाइना की बात। अब आ जाओ इंडिया चाइना की बात। इंडिया चाइना का क्या है कि इंडिया ने एक स्टैंड लिया है कि हम ताइवान के साथ नहीं हैं, हम ताइवान को रिकॉग्नाइज नहीं करते, और हम वन चाइना पॉलिसी को मानते हैं। अब इस स्टैंड को बदलने की जरूरत है, क्योंकि चाइना आपकी कोई इज्जत नहीं कर रहा है। वो भारत को बोलता है जाओ 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 जाओ, भाग यहाँ से भाग। ये है चाइना के हालात। चाइना इंडिया का कुछ नहीं, वो कोई नहीं सुनता, कुछ नहीं सुनता इंडिया की। वो पाकिस्तान की मदद कर रहा है, भारत बोलता रहता है हाँ करेंगे। अच्छा, इंडिया का क्यों इससे स्टैंड होता है?
जितने भी आतंकवादी है, चाइना ने सबको, किसी को ब्लॉक नहीं किया। चाइना ने बोला कि रेजोल्यूशन लाओ, हाँ लो, तुम्हारा प्लेन बना के उड़ा दिया रेजोल्यूशन के यूनाइटेड नेशन में, वो हो गया रेजोल्यूशन। तो अब भारत जो है, इंडिया का स्टैंड तब भी क्या रहता है, हम चाइना को अपसेट नहीं करना चाहते। क्या बकवास है यार। आप कुछ चीजें देखोगे ना, आप अपना माथा पीट लोगे जैसे अमेरिकन ने पीटा था, ऐसे सर पकड़ के बैठ जाओगे, क्या है। मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं। एक बहुत शानदार किताब है, द वॉर दैट वॉजेंट, आप उसको पढ़िएगा जरूर, मेरे कहने पे, मेरी रिकमेंडेशन है, मैंने इस पर लेक्चर भी बनाया, वन ऑफ द फाइनेस्ट बुक। इसमें यह बताया गया है कि किस तरीके से 1962 का युद्ध भारत यूं जीत सकता था, यूं। जवाहरलाल नेहरू की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, वन ऑफ द फाइनेस्ट प्राइम मिनिस्टर इंडिया एवर हैड, लेकिन उस समय मैं किसी का नाम तो नहीं लेना चाहता। अब जवाहरलाल नेहरू तो पब्लिक डोमेन में है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, या जो वीके मेनन उनका नाम है, बट बाकियों का नाम मैं इसलिए नहीं लूंगा, थोड़ा सा आप सर्च कर लीजिएगा। बट बहुत ही बकवास लीडरशिप थी, हमारी एयरफोर्स का यूज ही नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि हम चाइना को अपसेट नहीं करना चाहते थे। ये अपसेट वर्ड को ध्यान से सुनिएगा, चाइना और अपसेट हो जाता, तिब्बत पे कब्जा हो जाता है, हम कुछ नहीं बोलते। क्यों? हम चाइना को अपसेट नहीं करना चाहते थे। लेकिन उस समय जवाहरलाल नेहरू ने बहुत बढ़िया बात करी, क्योंकि उन्होंने दलाई लामा को शरण दी। ये मैं बात दाद दूंगा जवाहरलाल नेहरू की, ये बहुत जिगरा वाला काम था। बट उससे पहले हमने चाइना के बारे में कुछ कहा नहीं। चाइना पाकिस्तान को लगातार सपोर्ट किया, हमने कुछ नहीं कहा, क्योंकि हम चाइना को अपसेट नहीं करना चाहते थे। हमने यूनाइटेड नेशन में भी, अब हालांकि इसकी पुष्टि नहीं है, बट हाँ परमानेंट मेंबरशिप के लिए गए नहीं, क्योंकि हम चाइना को अपसेट नहीं करना चाहते थे। हम चाइना से लड़े ही नहीं। चाइना उधर लद्दाख रीजन में सारा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, उधर साइड जो अपने साइड है सब कुछ, और हमने कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया। हमने नॉर्थ ईस्ट को अकेला छोड़ दिया, क्योंकि हम चाइना को अपसेट नहीं करना चाहते थे। तो जब अमेरिका चाइना की दुश्मनी हुई, अमेरिका ने भारत को बोला, आप समझ रहे हैं आपने क्या कितनी बड़ी गलती कर दी है। आप जो अपसेट नहीं करना चाहते थे, चाइना ने ऐसी की तैसी कर देगा आपके, अगर युद्ध होता है तो 3-4 घंटे के अंदर पूरी सेना ले आएगा वो, आप कर पाओगे? वही हमको चाइना को अपसेट नहीं करना है, तो ऐसे ही अमेरिका ने से सर पकड़ लिया, रे कहीं क्या कौन। 2014 के बाद से हमने ये पॉलिसी बदली और नॉर्थ ईस्ट में जबरदस्त डेवलपमेंट किया, जो अभी तक कर रहे हैं। अब चाइना अपसेट हो तो अपसेट हो, तो चाइना अपसेट है। लेकिन क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि चाइना जो है वो, उसने क्या किया, उसने इंडिया की एक नहीं सुनी है। ना ही उसने कोई बॉर्डर एग्रीमेंट भारत के साथ साइन किया है, जो हम चिल्लाते जा रहे हैं महाराज कर लो। ना ही उसने कोई वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट हमारे साथ साइन किया है, ना ही उसने हमारी कोई बात मानी है, ना ही उसने किसी आतंकवादी संगठन को जो है यूनाइटेड नेशन में डाला है। एक भी चीज चाइना ने भारत के हक में नहीं की, सिवाय बिजनेस के। बिजनेस उसका पैसा लग रहा है, तो हम क्यों अपसेट नहीं करना चाहते चाइना को? आज ही इसी वक्त ताइवान को रिकॉग्नाइज करिए, आप करिए, आप ताइवान को रिकॉग्नाइज। जब सारे रिश्ते हैं आपके, अभी भी आप अपसेट नहीं करना चाह रहे हो, क्या फर्क पड़ रहा है चाइना को? कुछ नहीं। चाइना तो आपके दुश्मन को भर भर के सपोर्ट कर रहा है, वो तो पहलगांव हमले पे इंफॉर्मेशन वॉरफेयर फैला रहा है। ये इंडिया चाइना का, तो अभी तक ताइवान को हमने रिकॉग्नाइज ही नहीं किया है, बहुत सारे देशों ने नहीं किया, क्योंकि हम चाइना को अपसेट नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, चाइना पाकिस्तान का एंगल ये है कि चाइना पाकिस्तान को हर एक चीज दे रहा है। 2020 से लेकर 2024 तक इनका डिफेंस इंपोर्ट 85%, 90% सब कुछ चाइना अपने, जो अभी उसका 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है वो भी 50% डिस्काउंट पे दे रहे हैं। तो अब दोस्तों बिजनेस, ये एक ताइवान भारत को हमेशा सपोर्ट करता है। उन्होंने ये बोला है, ताइवान टॉक्स करके चैनल है, बहुत बड़ा चैनल है, उनमें अभी 10-15 दिन पहले एक ताइवान के प्रोफेसर है ना, ताइवान नेशनल चुंग हिंग्स यूनिवर्सिटी के, इनका नाम है डॉक्टर मुमिन चेन। और मैं फिर से बता देता हूं, बहुत सारे इंडियंस जो है ना वो ताइवान में इस समय अपनी पीएचडी कर रहे हैं, वहां पे काम कर रहे हैं, ढेरों इंडियंस जाते हैं वहां पे, इतनी शानदार यूनिवर्सिटी है ताइवान की। तो अब क्या है, उन्होंने कहा है कि इंडिया जो है, इंडिया की आइडियोलॉजी रही है नॉन वायलेंस, अहिंसा की और नॉन अलाइनमेंट की। ठीक है, देखो अहिंसा का मैं भी प्रेमी हूं, लेकिन 1191 में जब पहली बैटल ऑफ तराइन हुई ना, तो महमूद घोरी की चलिए बात करते हैं। पृथ्वीराज चौहान ने मार के भगा दिया था, लेकिन मारा नहीं था, क्योंकि हम अहिंसावादी थे, हम डिफेंसिव थे, हम ऑफेंड नहीं करेंगे।
लेकिन फिर वो आया और उसने चोरी से पृथ्वीराज चौहान को हराया। कितने लोगों को मारा उसने। नालंदा यूनिवर्सिटी को रातों रात जला दिया गया था। वहां पे जो भिक्षु थे वो अहिंसक थे, वो स्टूडेंट थे। इतनी सारी रोक दिया योगों ने। मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन आप ये भूल जाइए कि अगर आपके सामने कोई बहुत ही भयानक एकदम ही आदमी खड़ा है और आप उसको अपने अहिंसक व्यवहार से बदल देंगे, ऐसा नहीं होने वाला। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जैसा है वैसा ही करना है उसके साथ। समझ रहे हो? एक बार ट्राई करो, 2 बार ट्राई करो, तीसरी बार मार दो, खत्म। तो अगर हम ये सोचते हैं कि हमारी आइडियोलॉजी काम करेगी, हर वक्त काम करेगी, करती है हर वक्त, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से फैसला लेना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है? तो अब क्या है कि यहां पे बोला है कि भारत की जो आइडियोलॉजी है वो नॉन वायलेंस की है। ठीक है? और नॉन वायलेंस है, नॉन अलाइनमेंट है। लेकिन इस समय इंडिया जो है वो लोन्स दे रहा है बहुत सारे देशों को। पूरी दुनिया में भारत के डिफेंस प्रोक्योरमेंट के लिए होड़ मची हुई है। 100 से ज्यादा देशों को भारत ने पेशकश की है कि आप चीप लोन्स लीजिए और हम आपको अपने डिफेंस प्रोडक्ट्स देंगे। मेक इन इंडिया के तहत भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो 3 गुना ज्यादा बढ़ गया है। अब चाइना अपसेट हो तो अपसेट हो, लेकिन आप अपसेट नहीं होंगे, क्योंकि डार्क साइकोलॉजी का कोर्स दोस्तों आप जरूर अवेल करें। बहुत ही शानदार कोर्स हमने बनाया है। 50% अभी आपको 500 रुपए में मिल रहा है। तो अगर आप मैनिपुलेट होते हैं, परसुएशन, इन्फ्लुएंस पॉजिटिव तरीके से, एक्सप्लॉइट नहीं होने वाले हैं, कल्ट और ब्रेन वॉशिंग टेक्निक इन सब पे काम करने वाले हैं, तो आप ये कोर्स लीजिए। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, तो आप अपसेट नहीं होंगे फिलहाल। तो अब क्या है कि ये कह रहे हैं कि एक तो इंडिया चीप लोन्स दे रहा है, और उसके बाद जैसे अमेरिका और सोवियत है वो अपने वेपन्स को प्रॉफिट के लिए यूज करते हैं, बट भारत अब प्रॉफिट के लिए भारत भी यूज कर रहा है। जो प्रॉफिट आएगा उससे भारत को बहुत फायदा होगा। इंडिया से हर कोई बिजनेस करने के लिए आतुर रहता है। क्यों? क्योंकि इंडिया की जो पॉलिसी वो कमाल है। आप कह सकते हो ना कि अगर पूरी दुनिया में एक लौता संत देश है इंडिया, संतों का देश है वो। सच में सच, अगर आप सारे देशों को लोग बनाओ ना, तो अमेरिका और चाइना और ये सब सबसे बड़े राक्षस है, उसमें संत आपको इंडिया मिलेगा। क्योंकि हमने अखंड भारत की मांग की है, हमारे पास इंडियन ओशन है, उसकी भी हमने मांग कभी नहीं की है। हमने पीओके की मांग की है, हम ना किसी के ऊपर हमला करते हैं। इतनी ताकत होने के बावजूद वो कहते हैं ना कि हनुमान जी की इतनी ताकत है, लेकिन हम फर्जी में उसका प्रयोग नहीं करेंगे। तो इंडिया, ये जो एटीट्यूड है इंडिया का ना, इसकी वजह से हर कोई यही चाहता है कि इंडिया के साथ डील करेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और डिफेंस में तो कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। तो चेन ने बोला कि भारत की जो प्राइसिंग है और रिलायबिलिटी है वो प्रेफर्ड नेशन बनाती है, कि हर कोई प्रेफर करता है। और भारत का जो वेपन सिस्टम है बहुत ही अट्रैक्टिव है, क्योंकि एक तो प्राइस बहुत कम है उनका, रिलायबिलिटी 100% है। अभी देखिए रिपोर्ट है, मैं ये बता नहीं सकता, बट क्योंकि बात हुई है तो फिर दूर तक जाएगी। शायद ताइवान भारत का जो D4 सिस्टम है ना, जो एंटी ड्रोन सिस्टम है, वो खरीद ले ताइवान, ऐसी बात कही जा रही है। तो इसीलिए भारत एक बहुत बड़ा ऑप्शन है। फिलीपींस ने खरीदा, इंडोनेशिया ने खरीदा, अफ्रीका के कंट्रीज जो हैं वो ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो भारत से खरीदेंगे। हेलीकॉप्टर्स की यहाँ पे बात हुई है, ड्रोन सिस्टम की यहाँ पे बात हुई है। इंडिया तो बता रहे हैं कि अगर आप आर्म्स को सेल करते हो तो आप अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हो। और भारत के जो वेपन्स हैं वो कॉस्ट इफेक्टिव के साथ साथ बहुत ही एक्यूरेट हैं। और जो हमने, मतलब ताइवान ने ये तक कवर किया था कि जो भारत का आयरन डोम है वो तो 100% इफेक्टिव रहा ना, एक भी ड्रोन नहीं गिरा, 400 से ऊपर ड्रोन मारे थे हमने सारे वेपन सिस्टम को। अब इसमें S400 तो था, लेकिन वो रशिया को नहीं बचा पाया। S400 रशिया को ड्रोन अटैक से नहीं बचा पाया। रशिया के 5 एयरबेस तबाह, हमारे पास S400 प्लस जो हमारे पास D4 स्पाइडर वेब, मतलब जो स्पाइडर, और उसके बाद फिर हमारा जो आकाश तीर है, ठीक है, जो पिनाका, उसने कमाल किया है। तो हमारा जो वेपन सिस्टम का, जो डिफेंस सिस्टम का इकोसिस्टम है, जो हमने पूरा ग्रुप बनाया हुआ है, उसने कमाल कर दिया। इसीलिए पूरी दुनिया में यह बात उठी है कि इंडिया के वेपन सिस्टम को खरीदो। बता रहे कि इंडिया जो है वो मार्केट जहां पे है, वो इंडिया के लिए हमेशा से होड़ मची हुई है, और इंडिया बहुत ही स्ट्रैटेजिक है, मार्केट के लिए बहुत ही स्ट्रैटेजिक है। और इसीलिए इंडिया के पास बहुत बड़ा रूम है कि वो अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा एक्सपैंड कर दे। अब बताते हैं कि भारत ने 50,000 करोड़ का टारगेट सेट किया है 2029 तक, इतना हम एक्सपोर्ट करेंगे। इसी साल 2024-25 में भारत ने लगभग 24,000 करोड़ के आर्म्स एक्सपोर्ट किए, यानी कि 3 गुना ज्यादा है पिछले 10 सालों से।
डॉक्टर चेन ये भी बताते हैं कि भारत ने डिफेंस इंडस्ट्री में अच्छी एडवांटेजेस जो है वो गेन की हुई है, और सोवियत यूनियन अमेरिका से भारत ने परचेस किया है, लेकिन बहुत ही कम कंट्री में से एक है जो दोनों ही देशों से आर्म परचेस कर रहा है, उसकी टेक्नोलॉजी भी ले रहा है। ये ऐसा शायद ही कोई देश करता हो कि हम अमेरिका से भी बात कर रहे हैं और सोवियत से भी बात कर रहे हैं। चेन ने यह भी पॉइंट आउट किया कि जो लाइट आर्म्स मिलिट्री ट्रक्स है जो कि अफ्रीकन कंट्रीज को मेनली सप्लाई कर रहे हैं, मिडिल ईस्ट को सप्लाई कर रहे हैं, जहां अफ्रीका में पैसे इतने नहीं है, तो बजट कॉन्शियस बायर जो है दे आर लुकिंग टुवर्ड्स इंडिया, और अफ्रीका एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट हम सबको पता है। तो यही बात बोली गई है कि जो भारत का एम्यूनिशन है वो कमाल है, और 30% जो आर्मी का एम्यूनिशन है 2014 के बाद से पिछले 10 सालों से अभी डोमेस्टिकली प्रोड्यूस हो रहा है। अभी कोशिश ये की जा रही है कि सब कुछ भारत में प्रोड्यूस हो। फिर यहाँ पे ये बोला है कि जो भारत का इक्विपमेंट है उसने पूरी दुनिया को ये बता दिया है, और हमने सबूत के साथ ये बताया है कि हम चाइना के भी वेपन सिस्टम से बहुत ऊपर है। चाइना का वेपन सिस्टम फेल कर गया है, और चाइना वाले देखिए वो वही बात है ना कि जैसे अब एक बहुत बड़ी एडटेक कंपनी थी उसके साथ हुआ, और आप हमको देख लीजिए अब वो क्या थी कि उसने खूब पैसा लगाया, मार्केटिंग की, बहुत इंफॉर्मेशन फार्जी की चीज़ें, और वो बैंकरप्ट हो गई। लेकिन हम क्वालिटी की वजह से, हमारे बहुत कम है, क्वालिटी की वजह से हम सर्वाइव कर रहे हैं, और आप लोग हमको इतना प्यार भी दे रहे हैं। तो यही बात होती है, आप समझ रहे हो। यही इंडिया के साथ बात है कि भारत इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में इतना बिलीव नहीं करता। अभी चाइना ने, और ये तो न्यूज़ में आ गया कि जिस तरीके से चाइना और पाकिस्तान ने प्रोपेगेंडा फैलाया है, राफेल के दाम नीचे चले गए, ये चीज़ है। तो बताया कि इंडियन गवर्नमेंट को जो इंडिजीनियस डिफेंस प्रोडक्शन है वो 1,27,000 करोड़ 2023-24 में था, और ये आगे और भी बढ़ेगा। तो ये आप मान के चलिए कि इंडिया आगे बढ़ रहा है। जहां तक ताइवान की बात है, तो अगर कोई डिफेंस डील साइन होती है इंडिया ताइवान में तो होनी चाहिए। भाड़ में गया चाइना, हम चाइना को अपसेट करेंगे, और चाइना के सामने कंडीशन रखिए कि अगर आप हमारे दुश्मन को हमारे दुश्मन के साथ अगर आप डील कर रहे हो तो हम भी आपके साथ डील करेंगे। भारत, इंडिया जो है ना, ये बहुत अच्छा इसको अपने हिसाब से यूज कर सकता है। हम कई बार चाइना से दब जाते हैं कि छोड़ो यार अभी रहने दो और फोकस करो, लड़ाई पे फोकस ना करो, हमको खाली अपने ऊपर फोकस करना है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसे दुनिया नहीं चल रही है, क्योंकि चाइना वो हर एक चीज कर रहा है जो आपके खिलाफ है। तो अब आप भी थोड़ी बहुत वो चीज करने लगी। हालांकि अभी आपको पता है कि इंडिया ताइवान से एंगेजमेंट काफी हुआ है। उनकी जो प्राइम मिनिस्टर की जो ओथ सेरेमनी थी उसमें इंडिया गया, और अगर आपको चाबी लगानी चाइना को तो आपको ताइवान ताइवान बोल दीजिए, ये चीज है। तो भारत को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी हमारा शानदार डार्क साइकोलॉजी का कोर्स डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, आप उसको अवेल करिए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।